Firstly, my name is Sakshi Srivastava, and I have done my law from Law College, Dehradun, Uttarakhand, and I am from Jhansi, Uttar Pradesh. And ये जो जर्नी था जुडिशरी का, this has started long ago. Like when I was in my college days, I have decided that yes, I have to go for judiciary. But then I have never been a gold medalist. I've always been a average student. Somehow अच्छे से pass हो जाना and was to be my main thing. और हमेशा से एक था बस कि जुडिशरी करनी है. So once I finished this law in year 2016 and I decided to go for judiciary. So मैंने सोचा कि अब जुडिशरी करनी है तो एक इंस्टीट्यूट भी होना चाहिए. तब ऑनलाइन चीजें इतनी नहीं थी. लाइक यू पीपल आर वेरी लकी, घर बैठ के विदाउट पेइंग मच हमारे पास अच्छा ऑप्शंस है, इतने अच्छी फैकल्टीज हैं कि हमें ऑनलाइन पढ़ा है. मैं भी डिसाइड करा कि एक इंस्टीट्यूट दिल्ली में, राहुल आईएएस, तो वहां से मैं अपना कोचिंग करूंगी. तो 1 साल का कोचिंग किया मैंने अपना, और फिर उसके बाद डिसाइड किया कि अब आगे बढ़ती हूँ. तो जब ये प्रिपरेशन चल रही थी स्टूडेंट्स, तो उस टाइम पे कई सारे अप्स एंड डाउन्स आए. जैसे कि फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, जैसे कि फैमिली इश्यूज होते हैं. दो आई वाज लकी इनफ कि माय पेरेंट्स वर ऑलवेज सपोर्टिव कि आप आगे पढ़ते रहो. और जो भी फैमिली इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज, हेल्थ इश्यूज आते थे, वो उस पर बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेट करते थे. बट कई ऐसे भी होते हैं जहाँ पे फैमिली ही सपोर्टिव नहीं होती है. वो भी एक स्टेज के बाद आ जाता है. लाइक आप 2 years 3 years बहुत ज़्यादा टाइम तक प्रिपरेशन करते रहते हो, तो एक बार सबकी होप ना लूज हो जाती है, राइट. सो इन दैट केस I also appeared for Uttar Pradesh interview, but somehow I couldn't clear it. So clearing clearing it was इतना ज़्यादा बुरा नहीं लगा. बट बुरा तब था जब मेरे मार्क्स आए एंड आई गॉट टू नो कि मैं 3 marks से क्लियर नहीं कर पाई. तो वहां पे मुझे ऐसा लगा कि यार अब तो हो ही नहीं सकता, अब तो पॉसिबल ही नहीं है. मतलब आई एम नॉट फॉर दिस, मैं ये कर ही नहीं सकती. क्योंकि 3 marks से होना इट वाज लाइक मैं इतने नजदीक थी, और फिर दोबारा से स्क्रैच से स्टार्ट करना. एंड आप लिंक्स देखिए कि सेम डे जिस दिन यूपी का ये रिजल्ट आया, द फाइनल रिजल्ट आया that I couldn't clear, which I couldn't clear, same day झारखंड प्रीलिम्स का रिजल्ट. सो ये होती है डेस्टिनी, है ना. तो मैंने डिसाइड करा कि नहीं यार, अब मैं कोई एग्जाम नहीं दूंगी. अब आई फुल्ली फोकस्ड फॉर यूपी एंड मेरे को ये पढ़ना ही नहीं है, मेंस वेंस नहीं देना, और बहुत हो गया अब. फिर लेकिन फ्रेंड्स, फैमिली जो कि हमेशा इतने सपोर्टिव होते हैं, उन्होंने कहा कि एक बार फेल हुई हो, फिर से करो, फिर से ट्राई करो. एंड इट वाज नॉट जस्ट वन एग्जाम, आई हैव फेस्ड प्लेंटी ऑफ एग्जाम्स टू रीच हेयर. यहाँ पे इस चीज को देखने के लिए, आपको एड्रेस करने के लिए, इट हैज टेकन अ लॉट, ट्रस्ट मी ऑन दिस. कई बार ऐसा हुआ है कि इंटरव्यू दिया और प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ उसके बाद. तो इट यूज्ड टू बी वेरी डिसहार्टनिंग कि आपसे तो प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हो रहा यार, अभी इंटरव्यू दे के आए थे, तो कैसे हो पाएगा. सो उस केस में आप सबसे बोलूंगी, कभी भी ये मत सोचो कि प्रीलिम्स नहीं हो रहा तो मेंस कैसे होगा, तो इंटरव्यू कैसे होगा. हर एक चीज का ना एक टाइम होता है, और जब वो टाइम आएगा तो वो एग्जाम अपने आप क्लियर होगा. बस आपको ध्यान ये रखना है कि आप उस चीज को छोड़ो मत, ईयर्स मत काउंट करो. क्योंकि गुड जो जितनी भी अच्छी चीजें होती है ना, उसमें टाइम लगता है होने में. और अगर उसको, मुझे आज बुरा नहीं लगता कि मुझे 3 साल या 4 साल लगे सक्सेस को अचीव करने में, क्योंकि इट इज वर्थ इट नाउ, राइट. तो आई गेस यहाँ पे किसी के कुछ नेटवर्क कनेक्शन इश्यूज हो रहे हैं. इट्स ओके मैम, वो उनका प्रॉब्लम है. आपकी आवाज क्लियर है, आप कंटिन्यू करिए. ओके. सो
मैं आपसे यही बोलूंगी कि एक फेलियर से ना आप अपने आप को जज मत करो, पहली चीज। दूसरी बात ये कि हमेशा ये ध्यान रखो कि तुमको कहाँ पहुंचना है, और जहां पहुंचना है ना उस चीज को एकदम क्रिस्टल क्लियर रखो कि यस, दिस इज माय एम, यही मुझे जाना है और यही मैं करके रहूंगा। टाइम बिल्कुल भी काउंट मत करो, ठीक है। तो अब ये तो होता है एक, सब पूछते हैं कि स्टार्ट कैसे करें, और आप ऐसे कैसे कर लेते हो कि आपने मतलब प्रीलिम्स इंटरव्यू नहीं हुआ फिर से स्टार्ट करा। और अनडाउटेडली बहुत करेज चाहिए था कि दोबारा से ब्रेक डाउन होने के बाद मैं उस चीज को दोबारा स्टार्ट है। जो आपके फ्रेंड्स होते हैं और जो आपकी फैमिली होती है और जो आपकी फैकल्टी होती है, उनका ना बहुत मेजर है। मैं यहाँ पे अपने एक फैकल्टी का नाम मेंशन करना चाहूंगी, मिस्टर महेश्वरी सर। ये देहरादून में मुझे पढ़ाते थे। सो मैंने आई यूज टू बी इन रेगुलर कॉन्टैक्ट विद हिम। तो मैंने इनको फोन करके बोला, उस टाइम पे मेरा दिल्ली मेंस का भी रिजल्ट आया, जब झारखंड का रिजल्ट, जब झारखंड का प्रिपरेशन चल रहा था, डिडंट क्लियर दिल्ली मेंस। तो मैंने सर को फोन करा और मैंने उनको बोला कि सर मुझे नहीं लगता मैं जुडिशरी के लिए बनी हूँ, और मैं कर ही नहीं सकती क्योंकि सी ना इतने साल हो गए हैं एंड ऑलवेज फेलियर फेलियर, कैसे हो पाएगा मुझसे। उनके ये वर्ड्स थे कि साक्षी, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये लास्ट है, और ये लास्ट है, और आपको इस बार बस आप अच्छे से कर लो, उसके बाद आपसे हम कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। सो आई वुड कम टू द स्ट्रैटेजीज। जितने भी पेजेस हैं वो आपको पता है, किसी को, मुझे पता है, फाइनेंशियल इश्यूज होंगे, किसी के ऊपर फैमिली प्रेशर होगा, और कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अब मैं प्रैक्टिस करूं या मैं जॉब छोड़ दूं। बीच में ना एक फेज आया जब मुझे ऐसा लगा कि अब फाइनेंशियली बहुत इश्यूज हो रहे हैं, तो अब मैं जॉब कर लेनी चाहिए। दो मेरी फैमिली ने कभी नहीं बोला कि तुम जॉब करो या आप ऐसा कुछ करो, बट एक होता है ना, जब आप बड़े हो जाते हो तो आपको लगता है कि यार अब फैमिली से पैसे नहीं लेने, अब आप खुद ही अगर आप सोचते हो, एंड ट्रस्ट में, अगर आपकी फैमिली केपेबल इनफ है और आप लकी इनफ हो कि आपको वो सपोर्ट कर रही है, तो पे बैक करने का कभी मत सोचो। जिस दिन आप रिजल्ट दोगे ना, वो उनके लिए बिगेस्ट पे बैक होगा। जब वो जो खुशी होती है ना, जो आप फील करोगे, लाइक अबव ऑल होती है वो, इट कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड किसी भी तरीके से। तो बस ये ध्यान रखो कि मुझे कैसे पढ़ना है, कहाँ तक जाना है, और आपका एम क्लियर हो इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम पीरियड। तो विदाउट टेकिंग मच टाइम, मैं कुछ स्ट्रैटेजीज बताऊंगी आपको जो मैंने फॉलो करी थी, जो मेरे लिए हेल्पफुल थी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो आप सभी के लिए भी थोड़ा हेल्पफुल होंगी। ओके, सो फर्स्टली, जैसे कि आपको पता है कि मैंने झारखंड का एग्जाम क्लियर करा है, तो मुझे ज्यादा आइडिया झारखंड और उत्तर प्रदेश का है, सिंस यही दो स्टेट्स है जिसके लिए मैं अपियर करी थी। ऑल्दो बाकी स्टेट्स के प्रीलिम्स और मेंस दिए हैं, बट मेनली आई विल फोकस ऑन दीज टू स्टेट्स। सो देखो, स्टेट्स, सबसे पहले मैं ये बोलूंगी, आप अपना एग्जाम देने से पहले डिसाइड करो कि आप किस स्टेट पर फोकस करना है, ठीक है। जैसे यूपी का और दिल्ली का पैटर्न ऑल टुगेदर अलग होता है, ठीक है। यूपी और दिल्ली का पैटर्न ऑल टुगेदर, तो उस केस में आप एक साथ यूपी और दिल्ली को फोकस स्टेट नहीं रख सकते। आपको डिसाइड करना पड़ेगा सिमिलर पैटर्न पे कौन से स्टेट्स एग्जाम कंडक्ट कराती हैं, और फिर उस स्टेट को आप फोकस करो, वहां पे आप उनको ध्यान दो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे, क्योंकि जो यूपी का एग्जाम आता है वो पूरा थ्योरेटिकल आता है, और दिल्ली का जो एग्जाम आता है, तो दोनों की जो स्ट्रैटेजीज होती हैं पढ़ने की, इट वेरीज, फाइन। सो कमिंग टू द स्ट्रैटेजीज, हम इसको जैसे, so Akshay has asked me that ma'am which states have similar pattern. Akshay, like यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी दो तीन स्टेट्स, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। ये कुछ स्टेट्स हैं, ये थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस पूछती हैं। और यहीं पे आप आओ, दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल, ये कुछ स्टेट्स हैं जो
प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछती है, लाइक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछती है, फाइन। तो कमिंग टू द थियोरेटिकल वाला पार्ट पहले, तो कोई भी एग्जाम की स्ट्रेटेजी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगी, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। प्रीलिम्स के लिए आप पहले ये ध्यान, बैरेट इज लाइक भगवत गीता और लाइक कुरान टू ऑल ऑफ अस, ठीक है। तो उसको आपको ना बहुत ही अच्छे से, लाइक ये नहीं कि मैम मैंने तो एक बार बैरेट पढ़ ली मुझे आ ही नहीं रहा ना, एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आपको कुछ नहीं तो 20 से 25 बार, आप जब तक बैरेट वो पेजेस होते हैं ना, उस पेजेस को आपको आंखें बंद करो, आपको दिखे कि हाँ इस पेज पे यहाँ पे राइट साइड पे मैंने ये लिख रखा है, दैट मस्ट बी योर प्रिपरेशन। तब आप बोलोगे कि यस नाउ आई एम फुल्ली प्रिपेयर्ड। मैंने आपसे बोला सेक्शन 25 सीआरपीसी, तो आपके दिमाग में नॉट जस्ट द सेक्शन का क्लॉजेस बट ऑल्सो द इमेज ऑफ द बैरक शुड कम इन फ्रंट ऑफ योर आईज, ओके। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। उस केस में आप प्रीलिम्स पे जैसे हम बात करेंगे, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है आपको पता है, प्रीलिम्स में एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। अब हर स्टेट की प्रीलिम्स का पैटर्न यही होता है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो आप अपने डेली स्केड्यूल में ये ऐड करो कि रोज के 200 क्वेश्चंस एमसीक्यूज आप सॉल्व करोगे ही करोगे। आपको गलत हो रहे हैं 100 में से, इस 200 में से स्टार्टिंग में हो सकता है 50 ही सही, कोई बात नहीं, इवन इफ यू आर अ बिगिनर तो आप स्टार्ट करें, ठीक है, एमसीक्यूज लगाना। सबसे प्राइम चीज है बैरेट रोज रीड करना है। कई बार ऐसा होता है कि हम एक साथ एक ही बैरेट रीड करते हैं ना, तो मोनोटनस हो जाता है। तो उस केस में आप एक साथ 2 बैरेट ले लो, जैसे कि आपने सीपीसी लिया और उसके साथ लिमिटेशन ले लिया या एसआरए ले लिया, इसी तरह से सीआरपीसी लिया तो उसके संग एविडेंस ले लिया। तो इस तरीके से आप चीजों को पूछ सकते हैं, ठीक है, इस चीज से मैनेज कर सकते हैं। अब मैंने एक चीज करी थी अपने कॉलेज डेज पे, लाइक व्हेन आई वाज इन द फाइनल ईयर ऑफ माय कॉलेज, तो मैंने जितनी भी जो बैरेट थी उनका जो आगे इंडेक्स दिया रहता है ना, उसको मैंने फोटोकॉपी कराया था। वो इंडेक्स आप हर वक्त अपने साथ रखो, लाइक आप डेली उठे हो मॉर्निंग में, आप अपना मॉर्निंग स्टार्ट, उस टाइम पे भी आप उसको जस्ट इट विल जस्ट टेक सेक्शन नंबर्स रिकॉल करने में, क्योंकि इन स्टेट्स में द ओनली आस्क फॉर क्वेश्चन, मतलब डायरेक्ट सेक्शन नंबर वगैरह, इस सेक्शन में क्या है, इस सेक्शन में क्या है। तो कई बार ना इतने सारे सेक्शंस होते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कुछ लोगों के लिए लर्न करना, कुछ लोगों के लिए बहुत ईजी होता है क्योंकि उनकी लर्निंग स्किल्स अच्छी होती है, ठीक है। तो उस केस में आप ध्यान रखो कि बैरेट को इंडेक्स को आपने फोटोकॉपी कराया, और उसी इंडेक्स में ना आप लिखते रहो कि अच्छा सेक्शन 313 सीआरपीसी, अच्छा इसका लैंडमार्क जजमेंट ये है, और आपने उसका लैंडमार्क जजमेंट लिख दिया, ठीक है। इस तरीके से आप चीजों को, ठीक है, जैसे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, मैं आई विल टेक फ्यू एग्जांपल्स यहाँ पे। जैसे कि सीआरपीसी के क्वेश्चंस में क्या वहां पे आता है कि सपोज इसमें कोर्ट में कौन से मैजिस्ट्रेट होते हैं, जैसे 5 पे मैं इलस्ट्रेशन लूं अगर, तो वहाँ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, तो वो यही पूछ देंगे तो कौन से मैजिस्ट्रेट हैं इस सेक्शन में, कौन से मैजिस्ट्रेट है, विच इज ऑलवेज कंफ्यूजिंग। मतलब मैं लास्ट डे तक मुझे ऐसा लगता था अरे यार इसमें क्या है समझ में ही नहीं आ रहा। तो वो तुम ना बार बार उस चीज को, और वो इंडेक्स अपना हमेशा फ्लिप थ्रू करना। तो प्रीलिम्स के लिए इंडेक्स, बैरेट और एमसीक्यूज। कितने एमसीक्यूज? एटलीस्ट 200 एमसीक्यूज पर डे होना चाहिए, पर डे। अगर आपको लग रहा है एक बार में 200 इज गोइंग टू बी वेरी मतलब बोरिंग, ऐसा बहुत बोरिंग लग रहा है अगर आपको, तो आप ऐसे कर लो कि मॉर्निंग में आपने 100 एमसीक्यूज लगा लिए और इवनिंग में आपने 100 एमसीक्यूज लगा लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना प्रीलिम्स, फिर हमेशा जब भी पढ़ो एक टारगेट बना के रखो कि इतने दिन में मुझे ये सब्जेक्ट खत्म करना है। ये नहीं कि आपने एक सब्जेक्ट उठाया वो चलता जा रहा फॉर महीने, फॉर आवर्स और फॉर ईयर, ऐसे नहीं होता। आप एक डेडलाइन सेट करो, हर दिन एक छोटी सी डायरी मेंटेन करो। उस डायरी में आप अपना डेली का स्केड्यूल लिखो कि आज मुझे 100 क्वेश्चंस इसके लगाने हैं, 100 क्वेश्चंस इसके लगाने हैं, बैरेट के इतने सेक्शंस करने हैं, और जो भी आपका डेली स्टफ है, पर डेली उसको चेक करो कि हाँ मैंने इतना करा। जब आप फेल हो गए ना उसमें, तो आपको बुरा लगेगा यार मैं अपना डेली स्केड्यूल फॉलो नहीं कर पा रही हूँ, मैं अपना डेली स्केड्यूल फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ।
तो इस तरीके से कुछ दिन बाद ना आप अपने आप ही फिर आप ऐसे हो जाओगे, डिटर्मिन्ड हो जाओगे कि नहीं यार, मैं जब तक इसको पूरा नहीं करूंगा, आई वोंट स्लीप, आई वोंट ईट। मतलब यू हैव टू पनिश योरसेल्फ, यू हैव टू बी हार्श टू योरसेल्फ। व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, मेरा था कि अगर मैं कंप्लीट नहीं करूंगी तो मैं नहीं सोऊंगी, बी एट 24 आवर्स, बी एट 48 आवर्स, फिर तुम बैठे बैठे चेयर पे सो जाओ भले, लेकिन तुम्हें कंप्लीट करना है। ठीक है, ब्रिंग दैट डिटर्मिनेशन विद इन यू। ठीक है, फिर आप मुझसे ये नहीं पूछ पाओगे कि मैम कैसे करें या हो नहीं रहा, बिल्कुल होगा। ठीक है, फिर हम आते हैं मेंस पे। देखो, मेंस के लिए मैं आपसे ये बोलूंगी, सबके अलग अलग पैटर्न होता है आंसर लिखने का। बट हमें जब मेंस की तैयारी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हमने जो भी कॉलेज में पढ़ा था ना, या कॉलेज के एग्जाम्स में जो भी लिखा था, वो हमें सब भूलना पड़ेगा। ठीक है, वो सब भूल जाओ, क्योंकि कॉलेज में व्हाट वी यूज्ड टू डू इज, हमें सिखाया जाता था, बी एड फ्रॉम एनी कॉलेज, कि बेटा पन्ने भरो, बेटा जितना हो सकता है लिखते जाओ और आपको नंबर मिल जाएंगे, पढ़ने के हिसाब से नंबर मिलेंगे, पेजेस के हिसाब से नहीं। बट दिस इज नॉट द केस इन जुडिशरी। उनको कंटेंट चाहिए, अच्छा कंटेंट चाहिए, ना कि आपने कितने पेजेस भरे हैं। दे गेट इरिटेटेड व्हाइल चेकिंग इट, यार क्या है बच्चे लिख क्या रहे हैं। तो कुछ बेसिक चीजें फॉर मेल्स। ठीक है, सबसे पहले आई डोंट नो बाकी फैकल्टी मेंबर्स हर कोई हर जगह से पढ़ रहा होगा, तो बुक्स के बारे में और हर चीजों के बारे में आपको सब बताएंगे। मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताऊंगी जो मैंने फॉलो करी और जो मुझे बहुत हेल्पफुल हुई। ठीक है, तो सबसे पहले एक पेन डिसाइड करो आप अपना। ठीक है, एक पेन डिसाइड करो कि यही वो पेन है जिससे मैं आज से लिखना शुरू करूंगा और अपने इंटरव्यू तक इसी पेन को यूज करूंगा। ठीक है, पेन, उससे क्या होता है ना कि आपकी स्पीड मेंटेन होती है, आप यूज टू हो जाते हो उस चीज के कि हाँ चलो दिस इज गुड और मैं इसी से कंटिन्यू करूँ। पहली चीज पेन डिसाइड करनी। दूसरी चीज, एक ना नोटबुक आती है जिसमें यूपीएससी लिखा होता है ऊपर ऑन द टॉप, और चारों तरफ से वो रूल्ड होती है। ठीक है, उस नोटबुक को आप परचेज कर लो, बहुत मुखर्जी नगर में अगर आप हैं तो बहुत इजीली मिल जाती है, नहीं तो कहीं पे भी, हर स्टेट में यूपीएससी के बच्चे तो होती हैं, तो वो शीट मिल जाती है। आप उस पर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो और ये सोचो कि आपको सेल्फ का टेस्ट लेना है। हर दिन 5 आंसर्स लिखने हैं। अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो क्लियर कर चुके हैं, या आपके यहाँ पे लेमेंटर कोर्स पे फैकल्टीज हैं, उनको आंसर्स भेजिए, चेक करवाइए। ठीक है, इस तरीके से यू कैन स्टार्ट विद। तो पेन हो गया, आपकी नोटबुक हो गई। फिर आता है कि लिखना कैसे है, सबसे बड़ी चीज है ना। देखो, मेंस में अगर आपने अच्छा स्कोर करा ना तो आपको इंटरव्यू में टेंशन नहीं होगी। मेंस में अच्छा स्कोर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फिर इंटरव्यू बहुत डरे डरे उसमें रहता है कि यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, अब मेंस से पता नहीं अच्छा हुआ था कि नहीं हुआ था। तो कॉलेज में हम क्या करते थे कि ब्लैक पेन से हेडिंग, ब्लू पेन से अंदर सजा दिया एरो, ये सब ना, दिस वोंट वर्क इन जुडिशरी। व्हाट यू हैव टू डू इज, सिर्फ एक सिंगल पेन होता है, उसी से अपना सारा लिखना है। जैसे स्टार्ट करती हूँ मैं एक इलस्ट्रेशन के लिए, सेक्शन 125 मेंटेनेंस। ठीक है, मेंटेनेंस पे क्वेश्चन आया, अब आप उसको कैसे आंसर करेंगे। जब मैं कॉलेज में थी या जब मैंने स्टार्ट करा था प्रिपरेशन, मुझे नहीं पता था, तब मैं कैसे स्टार्ट करती थी, सेक्शन नंबर बताऊंगी, यहाँ यहाँ ये दिया है, और फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन की हेडिंग अलग डालूंगी, मेंटेनेंस टू वाइफ की अलग डालूंगी, पेरेंट्स की अलग डालूंगी, चिल्ड्रंस की अलग ना। इट विल नॉट वर्क लाइक दिस है। ठीक है, कैसे होगा, यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में अगर मेंटेनेंस टू वाइफ पूछा है तो यू हैव टू आंसर मेंटेनेंस टू वाइफ ओनली, ना कि पेरेंट्स, ना कि चिल्ड्रंस, कुछ भी नहीं। ठीक है, सिर्फ मेंटेनेंस टू वाइफ पे फोकस करोगे। अब यहाँ पे ना हम हेडिंग्स नहीं लिखते हैं किसी भी चीज की, हम पैराग्राफ चेंज करते हैं जब हमें अपनी बात रखनी होती है। ठीक है, जब हमें नई चीज बोलनी है तो हम पैराग्राफ चेंज करेंगे, इंस्टेड ऑफ उसके पेन चेंज करना या ये सब चेंज करने से ऐसे नहीं होगा, ना ही कोई हेडिंग चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमेशा ध्यान रखो, इंट्रोडक्शन में आपका कॉन्स्टिट्यूशन से लिंक कर दो। अब आप पूछोगे मैम कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे लिंक करना है। देखो, प्रियम्बल, आप सबको पता है हर एक एक चीज जो है वो डिराइव करी जाती है प्रियम्बल से। ठीक है, तो प्रियम्बल जैसे बेसिक स्ट्रक्चर हो गया ना, जैसे इंट्रिंसिक है, उसमें हर चीज है, इक्वालिटी है, जस्टिस है, इतनी सारी चीजें। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कोई पर्टिकुलर प्रोविजन लिंक कर सकते हैं, तो आप उस केस का प्रियम्बल से लिंक कर दो। जैसे मैं 125 का एग्जाम्पल ले रही थी,
तो 125 में बोल दो आपकी प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन के लिए है, जस्टिस होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए, मेंटेनेंस मिलना चाहिए, आर्टिकल 15 क्लॉज 3 का मैंडेट है, या फिर आर्टिकल 39 से ये ड्राइव करता है अपना कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। तो उस केस में आप उस तरीके से उसको इंट्रोड्यूस करो, ठीक है। इंट्रोडक्शन 4 से 5 लाइन मैक्सिमम, ठीक है, क्योंकि आंसर हमें बहुत लंबा नहीं लिखना है। हमारा फोकस होना चाहिए कि हम पेपर कंप्लीट कर पाए। बच्चों की बहुत ही क्वेरीज रहती है कि मैम हमारा पेपर ही कंप्लीट नहीं हो पाता। तो मेरा भी ऐसे ही हुआ था जब मैंने अपना पहला मेंस लिखा था। तो मैं बाहर आके इतनी डिसअपॉइंटेड थी कि यार मैं तो पेपर ही कंप्लीट नहीं कर पाई, और बच्चे तो कह रहे हैं बहुत अच्छा पेपर हुआ, मेरा तो हुआ ही नहीं। तो वो आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगा, एंड आई डोंट वांट यू स्टूडेंट्स टू टेक दैट एक्सपीरियंस एग्जामिनेशन सेंटर में। वो चीज आप घर पे ही लेकर जाओ एक्सपीरियंस। इसीलिए मैंने आपसे बोला रोज के 5 आंसर्स लिखो, और एक टाइमलाइन के साथ लिखो कि इतनी इतनी टाइम में मुझे ये आंसर कंप्लीट करना है। और वो टाइमलाइन क्या होगी? वो होगी जो आपकी एग्जाम में जितना आंसर आपको टाइम मिलेगा आंसर लिखने के लिए, ठीक है। हाँ, तो फिर आप आओ उस पर। अब मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया, अब नेक्स्ट आते हैं सेक्शन पे। सेक्शन 125 आपने बताया कि सेक्शन 125 जो है ये इस चीज से डील करता है, और इसमें इट कवर्स चारों चीजें, आपने वो बता दिया, ठीक है। फिर उसके बाद आप उसमें बताओगे जो नेसेसरी एलिमेंट है ना। तो जैसे जैसे उसमें है कि निग्लेक्ट करते हैं एंड रिफ्यूजेस टू मेंटेन हरसेल्फ, है ना, मेंटेनिंग। तो वो आप बस 2 वर्ड्स लिखो और उसको एक एक लाइन। अब आपको ये नहीं लिखना कि निग्लेक्टिंग मीन्स दिस 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 दिस, और इस केस में बोला गया था निग्लेक्टिंग मतलब ना, इतना कुछ नहीं लिखना। बस इसके 2 इंग्रेडिएंट्स और उनको इन्वर्टेड कॉमास में आपने क्लोज कर देना, एंड इट्स डन, ठीक है। थर्ड पार्ट जो आएगा आंसर का वो होगा लैंडमार्क जजमेंट, ठीक है। हमेशा देखो, एक सबके क्वेश्चंस होते हैं कि मैम कितने आंसर, एक आंसर में मैं कितने केसेस लिखूं, कितने जजमेंट लिखूं। तो इसका ना मैं एक बहुत सिंपल सा आंसर दूंगी आपको। हम लोग शादी में जाते हैं, तैयार होते हैं, लेडीज बहुत सारे ज्वेलरी पहनती हैं। अब सपोज मैं शादी में जा रही हूँ और मैंने एकदम ऊपर से नीचे तक पूरे गहने पहन लिए, विल इट लुक गुड? ऑब्वियसली नॉट। तो सिमिलरली गोज विद द आंसर्स एंड द जजमेंट, कि जितना ब्यूटीफुल लगे उतना लिखो, जबरदस्ती भरो मत उस चीज को, है ना। तो अब यहाँ पे जैसे ये सविता बाई का केस है जो कि लैंडमार्क है, सबसे पहले आया था। तो आपने सविता बाई का केस बताया, और इस केस में ही इतने सारे पॉइंट्स बताए गए थे कि आप उन्हीं पॉइंट्स को अच्छे से अगर डिस्कस करोगे तो आराम से आप एक पेज के वो लिख दोगे, आंसर्स में भर दोगे, मतलब वो भी इम्पोर्टेंट कंटेंट, अच्छा कंटेंट। जैसे कि बर्डन ऑफ प्रूफ के लिए बोला गया है उसमें, सेक्शन 114 एविडेंस एक्ट की बात की गई है उसमें। तो ये सारी इंटरलिंकिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करना कि कौन सी चीज कहाँ पे लिंक हो रही है। जैसे अगर 125 लिख रहे हो तो आप एक पैराग्राफ सेक्शन 18 हामा का भी ऐड कर दो। अच्छा कि हामा में सिविल लिटिगेशन है, अच्छा ये क्वासी जुडिशियल, तो तुमने एक पैराग्राफ में ब्यूटीफुली बता दिया, एंड एग्जामिनर को भी पता चल गया कि अरे वाह बच्चे को कितना कुछ आता है यार, इसने वहां से भी लिंक कर दिया, एविडेंस से भी लिंक कर दिया, दिस इज सो गुड ऑन दिस पार्ट। तो ये आपको एक एज दिलाता है ओवर अदर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो पहला पार्ट था इंट्रोडक्शन which has to be interlinked with the constitution or with the preamble of the constitution. सेकेंड पार्ट था आपका सेक्शन, और सेक्शन वर्ड टू वर्ड नहीं आप बोलोगे कि अच्छा इस सेक्शन में एक एक लाइन रट ली, नहीं, सिर्फ की एलिमेंट्स उसके, जैसे कि मैंने आपको बताया वो, ठीक है। इंट्रोडक्शन हो गया आपका, सेक्शन नंबर हो गया, और सेक्शन के इंग्रेडिएंट्स एक्सप्लेन करना हो गया। फिर थर्ड आपका हो गया लैंडमार्क जजमेंट। अब इसमें जैसे 2 लैंडमार्क जजमेंट, ठीक है, एक सविता बाई का हुआ, और दूसरा इफ आई कुड रिकॉल इज सम, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है अभी, 2013 का जजमेंट है वो, ठीक है। तो वो वाला जजमेंट हो गया जिसमें वॉइड मैरिजेस के लिए बादशाह, भैया थैंक यू मुस्कान, बादशाह वर्सेस उर्मिला बादशाह, तो जिसमें वॉइड मैरिजेस के लिए बोला गया था, ठीक है। तो आपने वो लिख दिया। अब कोई भी स्टूडेंट जिसने ये वीडियो देखी होगी या जिसके और फैकल्टी मेंबर्स रहेंगे, इतना अब हर कोई लिखेगा। अब आपको कुछ अपना भी दिमाग लगाना है, ये अच्छा मैं और क्या अलग कर सकता हूँ जिससे, या कर सकती हूँ जिससे कि ये चीज हो सकती है या मुझे एक्स्ट्रा नंबर मिल सकते हैं। तो उसके लिए ये है कि आप
जो लेटेस्ट जजमेंट आते हैं लाइक 2020 के जजमेंट है, 19 के जजमेंट है, एक लेटेस्ट जजमेंट प्रिपेयर करो, एक डायरी मेंटेन करो जिसमें आप एक एक लेटेस्ट जजमेंट रेलेवेंट उस पे, लाइक जैसे कि 164 हो गया, सीआरपीसी 167 हो गया, 125 हो गया, ये जो, या डाइंग डिक्लेरेशन, इन सब पे ना आप एक एक लैंडमार्क जजमेंट, अब आप पूछोगे लैंडमार्क जजमेंट कहाँ से मिलेंगे, तो उसके लिए लाइव लॉ पर मैं फोकस रखती थी और मैंने सारी चीजें लाइव लॉ से ही पढ़ती थी, तो उस पर हमेशा से अपडेटेड रहो। उसका ना हर वीक एक वीकली राउंड अप भी आता है यूट्यूब पे, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लो, तो उसमें से जो आपको लेटेस्ट लगे उस चीज को आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो और लास्ट में कंक्लूजन, अब कंक्लूजन लिखते वक्त हेडिंग नहीं डालने की, कंक्लूजन सीधे बता दो कि इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द वैग्रेंसी एंड डेस्टिट्यूशन एंड दिस इज मतलब इंश्योर सोशल जस्टिस, और इस तरीके से, ठीक है, सोशल जस्टिस लगा दिया, इक्वालिटी लिख दिया, वैग्रेंसी, डेस्टिट्यूशन, कुछ इस तरीके के वर्ड्स जब आप जजमेंट्स पढ़ेंगे कुछ, उससे भी आपको मिलेंगे। तो लाइव लॉ को जरूर पढ़िए, जो अच्छे वर्ड्स होते हैं वो उससे उठाइए और उसको आप अपनी एक डायरी में लिखिए, जिससे कि क्या होगी, एंड ऑफ डे पे ना आप जब एक आंसर लिखोगे तो आप उसको ब्यूटीफुली लिख पाओगे। ठीक है, ये था मेंस का पोर्शन। यहाँ पे मैंने एक चीज और फोकस करी है कि आप लोगों को सेल्फ असेस करना है खुद के लिए। हर दिन 5 से 10 क्वेश्चन, जितना आप पे टाइम है, मिनिमम आपको 3 आंसर्स तो लिखने ही हैं। डू और डाई बट यू हैव टू राइट, ठीक है। और उनको सिर्फ लिखना नहीं है, उनको चेक भी कराओ, क्योंकि जब तक हमें हमारी मिस्टेक्स पता नहीं चलेंगी तो हम इम्प्रोवाइज कैसे करेंगे, राइट। तो आप उस चीज पे भी ध्यान देना कि किसी को भी आप आंसर्स अपने लिख के सेंड कर सकते हैं। अगर हुआ तो मैं टीम लेमेंटर कोड को कुछ आंसर्स मैंने लिखे हुए थे तो मैं वो फॉरवर्ड कर दूंगी बाय मेल और समथिंग, तो आपको शायद वो हेल्पफुल हो जाए। ठीक है, सो नेक्स्ट पार्ट वुड बी इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के लिए मैं बोलूंगी, सबका कहना होता है, लाइक मैं भी कहूंगी दैट इंटरव्यू इज अ पर्सनालिटी टेस्ट। इंडीड इट इज अ पर्सनालिटी टेस्ट, बट पर्सनालिटी तभी अच्छी होगी जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, राइट। और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? कॉन्फिडेंस आएगा जब आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी, है ना। तो उस प्रिपरेशन को अच्छी करने के लिए आपको जो आपने बैक डेट से पढ़ा होगा ना, वो टिल डेट तक आपका वो सारा काम आएगा, है ना। तो इंटरव्यू में ना जैसे कुछ चीजें होती हैं, जैसे मैं बोलूंगी जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज, ये सब चीजों पे आपको बहुत वर्क ऑन करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं बोलूंगी व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि मैं मिरर के सामने बैठ के प्रैक्टिस करती थी कि आपके हैंड मूवमेंट्स क्या है, आपकी बॉडी एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, ये नहीं कि आप एकदम लेजी से दिख रहे हो और वो भी सोच रहे हैं कि यार क्या एकदम सो के चल के आ गए। यू मस्ट बी वेल ड्रेस्ड, है ना, अपीयरेंस, क्योंकि जब तक वो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे उन्हें नहीं पता आप कितने नॉलेजेबल हो या आपको क्या क्या आता है। और ये भी हो सकता है कि आप जितना पढ़ के गए हो वो आपसे पूछे ही ना, वो आपसे कुछ भी बोले। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आप एकदम ही लेजी होके चले गए, मतलब वेल ड्रेस्ड, एकदम अच्छे से लगना चाहिए कि यस आप इसको कितना सिंसियरली लेते हो और आपके लिए ये कितना इम्पोर्टेंट है ना। तो आपके चेहरे पे दिखना चाहिए वो चार्म टू ग्रैब दिस जुडिशरी, टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। जैसे अंदर गए तो हमने वाउ डाउन करा, गुड मॉर्निंग सर्स, गुड मॉर्निंग मैम्स, ना, अगर ज्यादा मैम है ज्यादा सर है तो उस हिसाब से। लेडी अगर आप देख रहे हो कि अगर डायस पे वहां पे इंटरव्यूअर जो है वो मैम भी है और सर है, तो पहले मैम को विश करना है फिर सर को विश करना है। तो ये सब कुछ इंटरव्यू की टेक्निकलिटीज होती हैं जो हमें ध्यान रखनी होती है, ठीक है। ड्रेसिंग सेंस आपका अच्छा होना चाहिए, और उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि आप किसको विश कैसे कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। फिर जब हम बैठते हैं, जैसे इंटरव्यू में गए, तो ये नहीं मैं अंदर गई और मैंने कहा गुड मॉर्निंग और मैं बैठ गई, ऐसे नहीं। वेट उनके रिस्पॉन्स के लिए, आज देन की सर विद योर परमिशन आई वुड लाइक टू, वो उतने में ही बोल देंगे कि हाँ प्लीज प्लीज सर। तो उस चीज को आप ध्यान दीजिए, ठीक है। और इसके अलावा नॉलेज तो आपकी है ही सही, वो क्वेश्चंस पूछेंगे, हर क्वेश्चन को एक्नॉलेज करते हुए यस सर आई एक्नॉलेज दिस, या थैंक यू सर फॉर द क्वेश्चन, एंड बहुत ही पोलाइटली, मतलब आपके अपीयरेंस से ना ये नहीं दिखना चाहिए कि आप रूड हो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उनसे झूठ मत बोलो। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है,
स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दो, सॉरी सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट, या सॉरी सर आई डोंट नो। आई डोंट नो कहना थोड़ा सा अजीब लगता है कि मतलब इतने साल से पढ़ रहे हो तो बेसिक क्वेश्चन नहीं आता, मे बी वो उन लोगों के लिए बेसिक हो बट हमारे लिए ना हो, तो इसलिए आप बहुत ही पोलाइटली बोल दो सॉरी सर या सॉरी मैम आई कैन नॉट रिकॉल इट एट द मोमेंट। बस फिर वो आप पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे। हो सकता है वो आपसे आपके एरियाज पूछ ले, बट हाँ मेरे जैसी किस्मत रही तो बहुत ही बुरा है, क्योंकि मुझसे उन्होंने पूछा कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। मैंने कहा सर क्रिमिनल लॉ, इन पर्टिकुलर वैसे अगर देखो तो एविडेंस। तो उन्होंने मुझसे सीआरपीसी और एविडेंस छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट्स इंटरव्यू में पूछे, बोलो कि सर आई हैव प्रिपेयर्ड वेल जितना भी सब्जेक्ट है, एंड आई वुड ट्राई टू आंसर द मैक्सिमम क्वेश्चंस। और एक डाउट और क्लियर करूंगी, जरूरी नहीं है कि आप अपना इंटरव्यू इंग्लिश में दें, आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं उस लैंग्वेज में आप अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। ठीक है, आपके ऊपर होता है, क्योंकि अगर आपने उन्हें विश करा हिंदी में तो वो समझ जाएंगे, तो आपका इंटरव्यू हिंदी में प्रोसेस होगा, आगे प्रोसीड होगा। उसी तरह से अगर इंग्लिश में हुआ तो इंग्लिश में प्रोसीड होगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू। मैंने आपको क्वेश्चन का बता दिया, इंडेक्स बता दिया, डायरेक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स पढ़नी है। ठीक है, सीक्वल बता दिया, लाइव लॉ इंटरव्यू। सो दिस वाज अबाउट द प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी एंड एवरीथिंग। और जर्नी मैंने आपको बताया कि इस टाइम पे मैंने बहुत कुछ फेस करा। मैं जब एग्जाम देने गई हूँ अपना, तो मेरा पैर फ्रैक्चर था, और वैसे ही मैंने अपना मेंस लिखा हुआ है। और इतने दूर होता था झारखंड यूपी से जाना कि किसी को साथ में लेके नहीं जा सकते थे, क्योंकि फ्लाइट की एक अकेले की टिकट 10-10 हज़ार की पड़ती थी। तो आप कैसे अफोर्ड कर सकते कि और भी किसी को साथ में ले जाओ, और 3-3 बार जाना तो पॉसिबल नहीं हो पाता था। तो ये मैंने अकेले ही किया है। तो सपोर्ट रहा है फ्रेंड्स और फैमिली का। मैं अपने यहाँ पे फ्रेंड्स का सपोर्ट भी बहुत ज्यादा कहूंगी। तो जो हमेशा से कुछ चीजें होती हैं कि आप फैमिली से भी नहीं कह पाते हो बट अपने दोस्तों से कहते हो, तो मैं बोलूंगी अगर आपके दोस्त में कंपटीशन में भी है ना, तो उनको कॉम्पिटिटर की तरह ही मत समझो। वो आपको बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। जैसे मेरी फ्रेंड और मैं, हम दोनों साथ में प्रिपेयर करते थे। इवन शी क्लियर झारखंड विद 44th रैंक। तो हम दोनों ने साथ में ये जर्नी स्टार्ट करी थी और साथ में सिलेक्शन लिया। ये ज्यादा अच्छा होता है, इससे बेहतर कि मैं अकेली सिलेक्ट हो गई, मेरी दोस्त ना हुई। तो ये आपको लगेगा कि यार, कहीं कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि यार वो आगे निकल गई अगर मैंने अपना आंसर शेयर कर दिया, या क्या पता मैं आप पीछे ना रह जाऊं। ऐसा नहीं होता है। जो आपका है वो आपको मिलेगा। हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए ना आगे रहिए, क्योंकि ऊपर वाला भी तो देख रहा है ना आपको कि आपकी गुड डीड्स क्या है। माई फ्रेंड यूज टू वर्क, वो ऑफिस जाती थी, लॉ ऑफिसर थी कैनरा बैंक में। तो टाइम नहीं होता था, तो मैं आंसर लिख के उसको फॉरवर्ड करती थी, या जीके आना होता था तो मैं जीके के टॉपिक्स लिख के उसको फॉरवर्ड कर देती थी। तो वो उस चीज को उसको इजी पड़ा। या कई बार ऐसा हुआ कि मुझे यहाँ पे थोड़ा अपनी फैमिली के हेल्थ इश्यूज, मेरे फादर के हेल्थ इश्यूज ज्यादा रहते थे, तो मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम हॉस्पिटल्स में पढ़ने में निकल जाता था। हॉस्पिटल घर, हॉस्पिटल घर। तो उस चीज में उसने मेरे को बहुत सपोर्ट करा कि मैं जब हॉस्पिटल में हूँ तो वो मुझे सेक्शंस और केसेस याद करवा रही है ना, वहां बैठ के। तो ये चीजें होती हैं। और जब मैंने अपना इंटरव्यू दिया, मैं इंटरव्यू दे रही थी उस टाइम पे, माय डैड वाज इनटू आईसीयू। तो मन नहीं लग रहा था बट मैंने किया, क्योंकि उस टाइम पे वो मेरी प्रायोरिटी थी और मुझे पता था कि इससे उनको भी खुशी होगी, है ना। तो ये सब चीजें चैलेंजेस हैं ये। जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे ना, तो आपकी भी कुछ सक्सेस स्टोरी होनी चाहिए। ठीक है, सो उस चीज पे ओके। अभी मुस्कान ने पूछा है हाउ इज माय फादर, ही इज नॉट दैट गुड। अभी आफ्टर फिनिशिंग दिस सेशन आई विल गो टू द हॉस्पिटल अगेन। तो ये दिस वाज इम्पोर्टेंट, तो इसलिए मैंने टाइम दिया था, तो मुझे आना था और आप लोगों से बात करनी थी। तो ओके, सो ये पार्ट हो गया। अब कमिंग टू द जीके वाला पोर्शन, जो बच्चे जीके के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो जीके के लिए कुछ चीजें हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर,
मैं द हिंदू पढ़ती थी, आप किसी और न्यूज़पेपर में कंफर्टेबल हैं तो आप वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है, उन चीजों को मतलब आप न्यूज़पेपर्स को आप पढ़ सकते हो। फिर उसके अलावा आप हिस्ट्री के लिए मैंने घटना चक्र पढ़ा था। उसमें क्या होता है, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में होता है और एक ऐसे ब्लॉक में ना वो उसकी एक्सप्लेनेशन भी दे देते हैं, तो वो इजी पड़ता है, ठीक है। तो आप उस चीज को उससे पढ़ सकते हो। हिस्ट्री के लिए प्रतियोगिता दर्पण की एक आती है मैगजीन, उससे मैंने प्रिपरेशन करा था, तो उससे आप कर सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा करंट अफेयर्स प्रतियोगिता दर्पण की ही मैगजीन से, मंथली मैगजीन से मैं पढ़ती थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं प्रिपरेशन की। और लास्टली बस यही कि होप मत छोड़ना, होगा जरूर, तैयारी करते रहो, कितना भी बुरा फेज आए, उस बुरा फेज के बाद अच्छा फेज जरूर आता है। ओके, सिमरन हैज आस्क्ड मी व्हिच ल्यूसेंट वर्क फॉर जीके। ल्यूसेंट तो एक ही होती है, उसी ल्यूसेंट से प्रिपरेशन मतलब वो सिर्फ प्रीलिम्स के लिए होती है, मेंस के लिए नहीं होती है। लाइक यूपी में मेंस में आता है तो ल्यूसेंट से आप वो नहीं कर सकते। मैं आप सबके आंसर्स वंस आई फिनिश दिस उसके बाद आंसर करती हूँ। ओके, सो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आए, अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करिए। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो जॉब कर रहे हैं या फिर जो लोग आई बिलीव प्रैक्टिस कर रहे होंगे, कोर्ट जाते होंगे, तो ट्रस्ट मी वो और ज्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। आप ये मत सोचो कि मैं कोर्ट जाता हूँ या मैं जॉब करता हूँ तो मैं उसको टाइम नहीं मिलता, ऐसा नहीं है। अगर आप कोर्ट जा रहे हो ना, तो आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो इनहेंस हो रही है उस चीज से, तो उस चीज पे आप उस चीज से आप फोकस करिए, है ना। उसके अलावा आपके पास इतनी अच्छी फैकल्टी है लेमेंटा कोड पे कि दे आर देयर टू हेल्प यू। इस लॉकडाउन के टाइम पे भी हम तो बैठ जाते थे, अगर हमारे उसको होता तो मैं बैठ जाती कि यार अब तो क्लासेस भी खत्म हो गई, करना क्या है। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, हर एक एक चीज प्रोवाइड करते हैं, सेशंस ले रहे हैं और आपको इतने अच्छे से पढ़ा रहे हैं। तो ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, टोटली ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, अपने फ्रेंड्स, अपनी लेमेंटा कोड टीम और सबके साथ इस जर्नी को ना और ब्यूटीफुल बनाइए। और एक चीज बोलूंगी, प्रेशर मत लीजिए किसी चीज का कि यार हो नहीं रहा, हो नहीं रहा। अगर तुम हर वक्त रोते रहोगे ना तो उससे नहीं होगा। आप अच्छे से उस चीज को ध्यान दीजिए, खुश होके कोई काम करेंगे ना, देखो करना आप में है, उस चीज को रो के करिए या हंस के करिए। अगर मैं ऑल द टाइम रोती रहती कि अरे यार मेरे को तो टाइम ही नहीं है, मैं तो हॉस्पिटल बैठी रहती हूँ, मैं कैसे पढ़ूंगी, मैं तो नहीं हो पाता ना। वहां पे आपको वो अच्छे लोग, आपकी फैकल्टी, आपके जिनसे भी आप कनेक्टेड हैं, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, उनसे आप शेयर करिए वो चीज। उनसे आप बताइए कि मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है 5-10 मिनट के लिए अपसेट होना ओके है, बट दोबारा वो बैटल शुरू करना इज मोर इम्पोर्टेंट। तो ध्यान रखो, वो बैटल शुरू करो। और जब तक आई वॉन्ट, यहाँ पे अभी आई गेस 98 पार्टिसिपेंट्स हैं, 98 के 98 someday will select, and I really wish मेरे पार्ट पे जितना भी बेनिफिट आई कुड गिव यू थ्रू दिस लेमेंटा कोड, मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट। जो भी मेरे आंसर्स होंगे मैं वो भी शेयर करूंगी, क्योंकि जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी ना, तो कुछ ऐसे सीनियर्स थे जिनका सिलेक्शन हुआ, तो आई वॉज ऑलवेज लुकिंग फॉर अ हेल्प कि यार ये सिलेक्ट हो गए तो ये शायद मुझे अपने आंसर्स दे दें या कुछ तो हेल्प करें। बट हर कोई ना सिर्फ बताता था कि अच्छा इससे ये पढ़ लेना, इससे ये पढ़ लेना, हो जाएगा। बट ऐसे नहीं होता। जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आता कि कैसे करें, कैसे स्टार्ट करें, कैसे लिखें। अभी मैं आपसे बोलूं कि इंट्रोडक्शन लिखिए, 50% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो 10 मिनट तक पेन और पेपर लेके खड़े रहेंगे कि यार बताया तो था बट लिखे कैसे। बट अगर वहीं पे वो लोग मुझे उस टाइम पे अपने कुछ मॉडल आंसर्स दे देते तो शायद मेरे लिए हेल्पफुल होता, जो कि मुझे नहीं मिला। बट आई वॉन्ट कि वो सब आप लोगों को मिले। वो सब ना मेरे लिए एक ट्रेजर है जो मैंने संभाल के रखा हुआ है और मैं शायद आगे भी रखूंगी। और इसी तरीके से मैं आपको जजमेंट राइटिंग्स की कुछ सैंपल्स होंगे, प्लेंट और डब्ल्यूएस के कुछ सैंपल्स हैं और कुछ मॉडल आंसर्स के कुछ सैंपल हैं, तो वो मैं आपको वाया टीम ऑफ लेमेंटा कोड में आप तक प्रोवाइड कराऊंगी। और आप अपने फैकल्टी मेंबर्स को, इस टीम को यहाँ पे बोल देना जो भी हो जा। तो
वो चीज आप कर लेना। रेस्ट आप मुझसे प्लीज फटाफट अपने क्वेश्चंस कुछ हैं तो पूछ लीजिए, सो दैट आई नीड टू रश, मेरा फोन कॉल्स आ रहे हैं बराबर। थैंक यू सो मच मैम, और बहुत ही अच्छा लगा आपकी पूरी ये जर्नी जान करके। हम प्लीज कैसे हम मतलब सारे स्टूडेंट से मैं बोलूंगा कि मैम को आप कैसे मतलब बोलोगे कि इतना अच्छा मैम ने इतना अच्छा कंट्रोल किया अपना सारा, इतनी जो सिचुएशन बन गई थी मैम की, और अभी भी मैम उसी सिचुएशन में है, तो यस विल प्रे टू गॉड ऑल्सो फॉर यू एंड योर फादर। एंड यस अभी आप लोग लीव मत करिए प्लीज पार्टिसिपेंट्स, क्योंकि डायरेक्टर सर आपका न्यू टाइमिंग अनाउंस करने वाले हैं और डायरेक्टर सर भी एड्रेस करेंगे। सो जल्दी से जो भी अपने क्वेश्चन पूछने चाहते हैं वो अपना हैंड रेज करें, उनकी वीडियो ऑन होगी जरूर, ठीक है, और जल्दी जल्दी अपने क्वेश्चन करें, क्योंकि मैम का आपको पता है मैम को जाना है, बहुत कम टाइम है मैम के पास। तो यह छाया शर्मा जी, मैं आपकी वीडियो ऑन कीजिए पहले प्लीज आप। छाया शर्मा जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी छाया शर्मा जी। हेलो। हेलो, गुड आफ्टरनून छाया। यस, गुड आफ्टरनून मैम। मैम आपके फर्स्ट ऑफ ऑल तो बताइए आपके फादर कैसे हैं अभी? अभी ही इज गुड, अभी बस मेरे पे कॉल्स आ रहे हैं, नीड टू रश। आई होप फॉर द बेस्ट हेल्थ मैम। मैम Thank मेरा you. क्वेश्चन ये था मैम, मुझे ना मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बहुत प्रॉब्लम आती है। मैं जब भी कोई भी क्वेश्चन पेपर मैं व्यू बनाती हूँ कि यार जो लास्ट ईयर के पीवाईक्यू है उनमें से कुछ अपनी तरफ से क्वेश्चंस बनाऊं। अब जैसे मैंने दिल्ली जुडिशरी का लिया, तो मैम उसमें टोटली जो है वो प्रैक्टिकल बेसिस होता है। तो उन्होंने कुछ प्रॉब्लम दे दी कि एक्स ने ये किया, वाई ने ये किया, इस तरीके से करके कुछ भी है, मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ। तो उसमें सीधा सीधा दिख रहा है कि उसमें रेस जुडिकाटा का प्रॉब्लम आ रहा है वो, बट मैं उसको एलैबोरेट नहीं कर पा रही। मैं बताती हूँ, इसके लिए आपको जजमेंट रीड, दिल्ली का आपने बोला, तो इसके लिए आपको जजमेंट रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप फोकस करिए कि आप जजमेंट्स को पढ़ें, और इन आंसर्स को आंसर करने के लिए अलग पैटर्न होता है। क्या है वो पैटर्न, मैं आपको ब्रीफ में बताती हूँ। आपको वहां पे इश्यूज फ्रेम करने हैं, जैसे कुछ भी एक प्रॉब्लम आई तो फ्रेम दैट इशू कि following are the points that to be framed in the particular question। इस तरीके से इशू नंबर 1 कि whether res judicata applies, इशू नंबर 2 कि whether ये चीज उसमें अप्लाई हो रही है। तो आपने 2-3 इशू बना दिए, और एक एक इशू को आप इंडिविजुअली जब डील करना शुरू करोगी तो वो आपका आंसर ऑटोमेटिकली ब्यूटीफुल हो जाएगा उस तरीके से। तो जो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनको हम इशू वाइज आंसर करते हैं, ठीक है। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा शायद। थैंक यू मैम। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो प्लीज अपना क्वेश्चंस आप बहुत ही ब्रीफ कर लीजिए, और बाकी डायरेक्टर सर है, आपके क्वेश्चंस का आंसर वो देते रहेंगे आगे भी। सो मिस्टर आकिब, योर माइक इज ऑन नाउ। यस, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून आकिब। मैम मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे कि अभी यूपी में नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट हुई है, तो मैम नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्या समझाएंगे आप? जैसे कि अभी मैंने अटेम्प्ट किया था 2018 का, मैम काफी क्वेश्चन क्योंकि गलत हो गए थे, तो जिस वजह से नेगेटिव मार्किंग वजह से काफी कट हो गए थे मार्क्स। ओके, सो आकिब नेगेटिव मार्किंग में हमें एक वो डिसाइड करके रखना पड़ता है कि अगर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि कितने क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे 200 क्वेश्चंस हैं तो आप सोच के चलिए कि आपने 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, क्योंकि अगर आप इससे कम अटेम्प्ट करेंगे तो अदरवाइज ऑल्सो आप गेम के बाहर होंगे, तो थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है। उस तरीके से आपको स्ट्रैटेजाइज करना पड़ेगा, घर पे पूरी मैथ्स और कैलकुलेट करके जाइए कि इतना कट ऑफ गया है पिछले इतने सालों में, और अगर मैं इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूंगा, इतने नेगेटिव भी हो गए तो भी मैं निकल जाऊंगा, तो भी मैं बच जाऊंगा, सेव हो जाऊंगा। बट अगर आप बॉर्डर लाइन मान के चलिए 200 में से आपने 100 ही अटेम्प्ट करे, तो आप अपने आप ही गेम से बाहर हैं। तो उस केस में आपको एक पर्टिकुलर डेडलाइन डिसाइड करनी पड़ेगी कि मैं इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूंगा ही करूँ या करूंगी ही करूंगी। तो उस तरीके से आप इस चीज को लेके आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू मैम। मैम अगला क्वेश्चन है मिस चैताली से। चैताली, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Chitali. Thank you for such an inspirational session. Thank you so and your much. time also. Ma'am, I would like to ask, like, I'm a 4th year student right now. So what time should I start? Like 3 hours, 4 hours? How much should I study? And my next question is that when I start studying, my issues come that after 2-3
days or something like that, I feel like I'm not able to recall it, what I have studied. Like I am able to recall which section is this, what is this, but not in detail. So how should I proceed with that? Okay, so firstly, this is Chitali, this is really good कि आपने fourth year में आके आप इतने active हो और आपने preparation start करी. This is really good. I appreciate this. तो उस केस में देखो, being a fourth year student, आपसे मैं बोलूंगी कि अभी आप सिर्फ बैरेट पे कमांड रखिए और बैरेट के साथ MCQs को कंटिन्यूसली आप लगाते रहिए फोर्थ और फिफ्थ ईयर में. आपके पास अभी टाइम है कि आप इन पर्टिकुलर सारे जो बैरेट है उसको समराइज भी कर सकती हो. ठीक है, तो बाकी स्टूडेंट्स में भी टाइम नहीं है, इसलिए मैंने इंडेक्स के लिए बोला. बट ये काम मैंने खुद भी किया था अपने कॉलेज फिफ्थ ईयर में कि मैंने अपनी बैरेट को कुछ पेजेस में समराइज कर लिया था और वही मेरी बैरेट थी फिर. तो आप ये काम कर सकते हो. और रही बात सेकंड पॉइंट आपका कि रिकॉल कैसे करें, तो हर दिन हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है, मेमोराइज नहीं करना है. एक दिन चूज करो, वेडनेसडे, संडे और व्हाटसोएवर, कि उस दिन पे आप सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करोगे, क्योंकि रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. हर दिन जितना, जैसे आज 1 से 5 तक पढ़ा तो संडे को हमने 1 से 5 सेक्शन रिवाइज करे, फिर 10 तक हो गए तो 1 से 10 तक रिवाइज करे. तो हर एक संडे आप रिवीजन के लिए रखिए. दिस वुड आई सजेस्ट. थैंक यू सो मच मैम. मैम अगला क्वेश्चन है मिस सना राव से. सना राव, आपका माइक ऑन किया है, आप खुद से माइक ऑन कीजिए अपना. हेलो मैम. हेलो, आपकी आवाज बहुत कम है. ओके. हेलो सना. यस मैम. मैम पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने अपना इतना कीमती टाइम निकाल के हमें टाइम दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच. और मैम मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे कि आईपीसी का क्वेश्चन है मर्डर और कल्पेबल मतलब होमिसाइड में, मतलब 20 मार्क्स में आ जाता है ये क्वेश्चन. बिल्कुल आता है. तो हम उसको मतलब किस तरीके से उसको हम करें, मतलब कि इतना लंबा क्योंकि हम उसको बहुत, अभी मैंने लिखा था तो मेरे 5-6 पेज भर गए थे, तो उसमें किस तरीके से मैं उसको करूँ समझ नहीं आया. उसको कुछ फोर्स करने की कोशिश हो ही नहीं पा रहा था वो. तो इसके लिए बहुत ही आपने क्वेश्चन पूछा, नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन पे अपना एक राइट अप प्रिपेयर करा है, विच आई विल शेयर विद द लेमेंटा कोड टीम. तो आप उस आंसर को उससे देख सकती हैं और फिर आपको वो हेल्पफुल हो जाएगा कि उसको आपको कैसे लिखना है. थैंक यू मैम. पार्टिसिपेंट्स प्लीज स्टॉप रेजिंग योर हैंड. जिन लोगों का क्वेश्चन हमने ले लिया है वो अपने हैंड रेज करना स्टॉप कर दीजिए, ताकि प्रॉब्लम हो रही है कि किसको अनम्यूट करना है और किसको नहीं. तो मैम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं. मेरे ख्याल से आपके पास सिर्फ 2 मिनट ही है, इससे ज्यादा हम क्वेश्चन नहीं ले पाएंगे. So can I please leave? Actually, it's a bit urgent. Yes, thank you so much, ma'am. Thank you very much. I'm really sorry, students. I'm really sorry for leaving you this way. It's okay, ma'am. मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना टाइम दिया, हमारे स्टूडेंट्स को इतना टाइम दिया. आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको जरूरत नहीं है हमसे इस तरह से, बस आप हमें शर्मिंदा कर रहे हो. थैंक यू सो मच मैम. Thank you. Thank you, students, for cooperating. It was really nice to be with the Lamenta Code team. Hope to meet you again. And जितना भी material होगा, I will surely provide you all. Thank you so much. ठीक है. ओके. तो ऐसे ही हमारे सेशन रहते हैं लेमेंटा कोड में. ठीक है, तो आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए, या फिर किसी भी कोई जो जुडिशियल ऑफिसर बन गया है तो स्टार्टिंग से लेकर उसने क्या क्या फेस किया है, ठीक है, ये अगर वो खुद बताए तो उससे जो वो ज्यादा बेनिफिट रहता है आप लोगों के लिए. उसे सुनते भी आप लोग ज्यादा अच्छे से हो. ठीक है, तो मैम ने कुछ बहुत अच्छी बातें बताई हैं. ठीक है, सबसे पहले तो जो मैंने नोट डाउन की है कुछ पॉइंट्स मैम के, वो ये है कि आप दूसरों की हेल्प कीजिए. ठीक है, ये मत सोचिए कि मैं उसकी हेल्प करूंगा तो उसका सिलेक्शन हो गया और मेरा नहीं हुआ. फॉर एग्जाम्पल आप लोग सेम स्टेट में हैं, ठीक है, और एग्जाम दोनों मेंस एग्जाम दे रहे हैं, तो ये मत सोचिए कि मैंने उसकी हेल्प की है तो उसकी वजह से उसका सिलेक्शन हो जाए या फिर मेरा ना हो. ठीक है, तो क्योंकि मैम ने जो बताया कि जो लिखा है आप में, ठीक है, वो होगा. जो आप में लिखा है वो आपको मिलके रहेगा, उससे नहीं रोक सकता कोई भी. ठीक है, तो ये देखना कि मैं उसकी हेल्प नहीं करूंगा तो उसका वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो
मेरा सिलेक्शन हो जाएगा उसका नहीं होगा, तो ये सब फालतू की बातें हैं। ठीक है, आप प्रिपरेशन कर रहे हो जुडिशरी की, तो ये सब बातें भूलिए। तो आप हेल्प कीजिए दूसरे की, जितनी भी ज्यादा हेल्प हो सकती है वो कीजिए। ठीक है, और अपनी तरफ से आप जो है वो हार्ड वर्क कीजिए अपनी ओर से। ठीक है, उसके बाद मैम ने बहुत सारी बातें बताई आपको, कैसे आपको आंसर फ्रेम करना है, कितना आपको आंसर लिखना है, वो सब बातें आप लोगों ने नोट की होगी। ठीक है, दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूंगा आपको कि कल मीन्स मंडे से जो आपका जो टाइम है वो थोड़ा चेंज होगा। तो टाइम आपका जो स्टार्ट होगा, जो आईपीसी की जो क्लास है वो आपकी 10 AM से स्टार्ट होगी। ठीक है, वो आपकी 10 AM से स्टार्ट हो जाएगी, 10 AM टू 11:15 या फिर 11:30 तक वो क्लासेस आपकी होंगी। उसके बाद आपकी डायरेक्ट 10 मिनट्स ब्रेक के बाद, आफ्टर 10 मिनट्स ब्रेक, आपकी नेक्स्ट क्लास कॉन्ट्रैक्ट की भी उस टाइम स्टार्ट हो जाएगी। और आप मान के चलिए 10 to 1, ठीक है, आपकी आईपीसी और कॉन्ट्रैक्ट की क्लास होंगी। ठीक है, तो ये क्लियर है आपको?